नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बिहार की मिट्टी के विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिट्टी केवल धूल नहीं, यह हमारी कृषि, अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार है। बिहार की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है, क्योंकि उत्तर में ये नेपाली पहाड़ एवं दक्षिण में झारखंड का पठार, इस दोनों का असर यहाँ की मिट्टी पर साफ साफ दिखता है। इस क्लास के अंत तक आपको बिहार की एक एक मिट्टी का प्रकार, क्षेत्र और उसकी फसलें उंगलियों पर याद हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए, क्लास में सबसे पहले यह समझिए कि बिहार की मिट्टी हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है। बिहार की मिट्टी को मुख्य रूप से 4 भौगोलिक हिस्सों में बांट करके देखा जाता है। सबसे अगर ऊपरी की बात करें तो यहाँ से सबसे उत्तर में हिमालय है, तो यहाँ से आने वाली नदियों के साथ कई मिट्टी की अवसाद लाती है और बाढ़ के कारण इसे बिछा देती है। इसलिए उत्तर की मिट्टी बहुत उपजाऊ है एवं वही दक्षिण की पहाड़ छोटा नागपुर का हिस्सा से सटा हुआ है। ये दक्षिण का पहाड़ छोटा नागपुर के हिस्सा से सटा हुआ है, इसलिए वहाँ की मिट्टी को में बहुत आपको कंकर, बालू और पत्थर ज़्यादा मिलेंगे। यह बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे तो आगे का वर्गीकरण बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे इस बेसिक कंसेप्ट को याद रखेंगे। उत्तर पश्चिम भाग में आपको शिवालिक श्रेणी मिलेंगे। मैंने आपको भारत के भूगर्भिक संरचना पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल के बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाकर के अब बिहार के भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तो आपको शिवालिक श्रेणी के बारे में समझ में आ जाएगा। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें इस भाग की, तो यहाँ पहाड़ियों से घिरा है और नया मिट्टी है और पत्थरों का अंश देखने को मिलता है। उत्तरी हिमालय मतलब तराई क्षेत्र की बात करें, हिमालय के तलहट नेपाल की बॉर्डर की, तो मिट्टी में नमी अत्यधिक मिलने को देखता है। इस वाले एरिया में अगर हम कलर को चेंज करें तो इस वाले एरिया में आपको नमी अधिक देखने को मिलेगा। अगर उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी द्वारा निर्मित है। बाढ़ के कारण यहाँ हर साल अवसाद ला करके जमा कर देती है। जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ चले जाने के बाद आप देखेंगे बाढ़ वाले इलाके में तो कुछ लगता है कि कादो सा बिछा हुआ है, तो वो काफ़ी फर्टाइल होता है, इसलिए वहाँ पे उपज अधिक होती है। और दक्षिण बिहार की बात करें तो यह छोटा नागपुर के पठार का अंश है। यहाँ मिट्टी में कंकर और रेत का अंश देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके के भाग हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार की मिट्टियों का वर्गीकरण। बिहार के मिट्टी के अनुसंधान माने बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा पढ़ाई और कृषि योजना को आसान बनाने के लिए मिट्टी के 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर का मैदान जहां बाढ़ आती है, यानी गंगा के उत्तरी मैदान। दक्षिण का मैदान मतलब जहां सूखा ज़्यादा पड़ता है, गंगा की दक्षिण का मैदान। एवं एकदम दक्षिण की पहाड़ी किनारा जहां कंकर पत्थर देखने को मिलता है, ये दक्षिण की पठारी क्षेत्र। तो ये गंगा के उत्तर के मैदान में क्या है, ये बाढ़ प्रभावित नवीनतम अवसाद है, मतलब नया ला करके बिछाता है अवसाद को। ये गंगा की दक्षिण के मैदान पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और दक्षिण की पठारी भाग में आपको कंकड़ युक्त कम उपजाऊ जमीन देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान या तराई या दलदलीय भूमि की, उत्तरी मैदान की तराई दलदलीय मिट्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से दलदलीय मिट्टी का विस्तार है।
तो दलदलीय मिट्टी का विस्तार पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज जिले तक है। यहाँ है पश्चिम चंपारण और ये किशनगंज जिले तक है। इसकी चौड़ाई समांतर 6 से 8 किलोमीटर पतली देखने को मिलता है, पतली पट्टी। इसका हरा भूरा रंग होता है, वो अम्लीय होते हैं मिट्टी। फसल की अगर हम बात करें तो धान, गेहूं, दलहन, सब्जी एवं चन्ना मध्यम उर्वरता वाले देखने को मिलता है। और इसमें एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि किशनगंज जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। यहाँ लगभग 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। मतलब ये चौड़ाई की बात करें किशनगंज जिले में थी, और लेकिन अन्य सभी जगह इसकी चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर ही देखने को मिलता था। किशनगंज में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरी मैदान के ही सेकेंड पार्ट, जिसे अवशिष्ट या बालसुंदरी या दोमट मृदा के नाम से जाना जाता है। तो अवशिष्ट एवं बालसुंदरी को देखते हैं। तो अवशिष्ट या काप मृदा, जिसे हम अवशिष्ट कहते हैं उसे ही काप कहते हैं, ये पश्चिमी चंपारण के शिवालिक श्रेणी में है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, मिट्टी पुरानी हो रही है, इसमें कंकर पत्थर के अंश देखने को मिलता है। ये भावर क्षेत्र है। अवशिष्ट या काप। बालसुंदरी या दोमट, यह उत्तर पश्चिमी भाग में गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और साथ ही साथ बेगूसराय एवं पूर्णिया में सर्वाधिक विस्तार है बालसुंदरी मिट्टी, जिसे हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं। ये पुरानी मिट्टी है, बाढ़ का पानी यहाँ भी नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू एवं दलहन की खेती उपयुक्त मानी जाती है। बालसुंदरी मृदा मक्के की खेती के लिए महत्वपूर्ण उपयुक्त है और बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। बक्सर के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। तो आइए हम एक बार इसे रिपीट करके याद कर लेते हैं। उत्तरी मैदान में हम आपको पहले क्या दिखाए हैं? तो पहले हमने आपको दिखाया दलदलीय तराई या दलदलीय मिट्टी। उसके बाद हमने बात किया उत्तरी मैदान के 2 प्रकार की मिट्टी की, अवशिष्ट या बलसुंदरी एवं बलसुंदरी। अवशिष्ट को भी हम काप मृदा कहते हैं। ये पश्चिम चंपारण जिले में पाया जाता है, शिवालिक श्रेणी में। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा और ये मिट्टी पुरानी हो रही है, इसमें कंकर के अंश भी देखने को मिलता है। बालसुंदरी मृदा या बलुई मृदा, इसके क्षेत्र की बात करें तो ये भी मुख्यतः उत्तर पश्चिम भाग में है, जैसे गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर एवं कुछ मध्य एवं पूर्वी भाग में भी, जैसे बेगूसराय एवं पूर्णिया में भी देखने को मिलता है। ये भी पुरानी मिट्टी है, बाढ़ यहाँ नहीं पहुँचता है। यहाँ पे मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का एवं तंबाकू, दलहन की खेती की जाती है। और बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है, जहाँ से कन्हैया कुमार बिलोंग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं उत्तरी मैदान के नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी को। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी, इसे नवीन जलोढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ बाढ़ की पानी पहुँचता है और नए नए मिट्टी को ला करके बिछा देता है, तो उसे हम नई जलोढ़ या खादर मिट्टी कहते हैं। ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अररिया, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। इसका निर्माण घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा नदियों के अवसादों से हुई है। उत्तर बिहार के हिस्सों में हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी की परत बिछा देती है, उसे ही हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उर्वरता की बात करें तो उर्वरता की दृष्टि से बिहार का सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। एवं कृषि की बात करें तो धान, गेहूं एवं सब्जी की भरपूर खेती होती है। तो इस प्रकार से हमने अब तक गंगा के उत्तर के मैदान की बात किया। अब हम गंगा नदी के पार करके दक्षिण बिहार चलते हैं और सबसे पहली मिट्टी ताल या ताल मृदा को देखते हैं। ताल का मतलब होता है झील या गड्ढा। गंगा
नदी के ठीक नीचे बक्सर से मुंगेर तक एक कटोरी जैसी इलाका है। बरसात में यहाँ गंगा का पानी भर जाता है। मतलब यहाँ हम बात करें बक्सर से लेकर के मुंगेर तक, तो ये एक कटोरी जैसी संरचना है। जब बारिश होता है तो इसमें पानी भर जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है पानी फिर से सूख जाता है और पीछे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता है। इस सूखी ज़मीन पे किसान दाल एवं सरसों की खेती करते हैं। तो ताल क्षेत्र के लिए भरपूर ताल क्षेत्र दलहन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और ध्यान रखें कि पटना एवं मुंगेर के बीच 20 से 40 किलोमीटर चौड़ा ये हो जाता है। बक्सर से लेकर पटना तक ले चौड़ाई इसकी कम होता है, कितना 6 से 8 किलोमीटर, जबकि पटना से लेकर के और मुंगेर तक इसकी चौड़ाई बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 20 से 40 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। विशेषता में है यह अत्यधिक उपजाऊ है। पानी सूखने के बाद यहाँ दलहन और तिलहन की बम्पर खेती की जाती है, जैसे मसूर, अरहर, चना, मूंग, सरसों एवं टमाटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक दलहनी खेती कहाँ पे होती है, किस जिले में? तो आपका आंसर होगा पटना, या उस प्रकार से देखेंगे कि कौन सा आंसर सुटेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दक्षिण मैदान की पुरानी जलोढ़ की बात करते हैं, जिसे हम बांगर या कैवाल मृदा भी कहते हैं। ये गंगा के दक्षिण मैदान में सर्वाधिक विस्तृत है, जिस प्रकार से आप ये मैप में देख सकते हैं। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। दक्षिण बिहार में जो मिट्टी सबसे ज़्यादा फैली हुई है वह पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय भाषा में कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। यह टाल क्षेत्र और दक्षिण पठार के बीच, जैसे टाल क्षेत्र का तो आपको यहाँ हो गया और दक्षिणी पठार यहाँ हो गया, तो इस दोनों के बीच के हिस्से में पाई जाती है। उत्तरी बिहार को खादर और इसे बांगर में अंतर क्या है? खादर में हर साल बाढ़ आती है, तो खाद से याद रखेंगे। खादर मतलब नई जलोढ़, मतलब खाद अधिक मात्रा में। बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए मिट्टी पुरानी और थोड़ी सख्त हो जाती है। यहाँ पानी की कमी रहती है, सूखा पड़ता है, इसलिए किसानों को सिंचाई करने के लिए नहरों, ट्यूबवेल पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्य नाम से हम इसे जाने तो कछाड़ी एवं कैवाली मिट्टी कहते हैं। निर्माण इसका होता है कर्मनाशा, फल्गु एवं पुनपुन जैसे नदियों से। इसकी विस्तार की बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। जमुई, जहानाबाद, पटना, अरवल, नालंदा इत्यादि में ताल क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे चुनौती क्या है, तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, इसलिए मिट्टी पुरानी होती जा रही है। यहाँ यह क्षेत्र प्रायः सूखा प्रभावित है और सिंचाई सुविधा से धान, गेहूँ, सब्जी और फलों की खेती की जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे एक क्लास के तीसरा एवं आखिरी क्षेत्र की, जो कि है दक्षिण की पठारी किनारा, जो झारखंड के सटा हुआ भाग है। यहाँ मुख्य रूप से 2 मिट्टियाँ देखी जाती है। पहला जिसे हम बलथर मृदा कहते हैं। बलथर मृदा से साफ है क्या? बालू प्लस पत्थर। बलथर मतलब बालू प्लस पत्थर, ये कम उपजाऊ होती है। दूसरा लाल बलुई मिट्टी। ये मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा अधिक होती है। लौह की मात्रा अधिक के कारण यहाँ की मिट्टी लाल होती है। यहाँ पानी कम है और मिट्टी रेतीली है, इसलिए यहाँ मोटे अनाज और दालें उगाई जाती है, जैसे लेटेराइट मिट्टी के, जहाँ लेटेराइट मिट्टी के रस भी देखने को मिलते हैं। अब हम देखें बलथर मृदा को, तो ये बालू प्लस पत्थर के अंध है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो ये पठारी क्षेत्र में जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई एवं मुंगेर है आएगा। और उर्वरता की दृष्टि से बात करें तो ये लो फर्टाइल है, जहाँ पे मुख्य रूप से सब्जी की खेती की जाती है।
लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसमें लेटेराइट मिट्टी के अंश पाया जाता है। और दक्षिण पश्चिम भाग में जहाँ गंगा, कर्मनाशा एवं सोन के दोआब क्षेत्र हैं, कम सिंचाई के कारण यहाँ दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाज की खेती मुख्य रूप से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्र के आखिरी मिट्टी लाल मिट्टी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह पानी को पकड़कर नहीं रख पाती। अब हम इसके टेबल से रिवीजन करेंगे और परीक्षा से पहले सिर्फ इस टेबल को देखा जाए, जहाँ से 80% सवाल इसी टेबल से हल हो जाएगा। ये पूरी क्लास का निचोड़ है। आइए मिट्टी के प्रकार में बात करते हैं। खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये मुख्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं अररिया सर्वाधिक उपजाऊ, बाढ़ निर्मित। बलसुंदरी मिट्टी बेगूसराय, सारण एवं सिवान में, यहाँ मक्का के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तराई पश्चिम चंपारण से किशन तक, दलहली, धान, गन्ना एवं ये अम्लीय मिट्टी होती है। टाल मिट्टी ये पटना से मुंगेर तक फैली हुई है, दलहन के लिए प्रसिद्ध है। और बांगर या कैवाल पटना, गया, नालंदा में पुरानी जलोढ़ बाढ़ प्रभावित, सूखा प्रभावित है और लाल बलुई ये कैमूर, रोहतास दक्षिण पश्चिम में है। इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है और मोटे अनाज की खेती होती है। और लाल पीली मिट्टी जल सोखने या संग्रह करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसका विस्तार गंगा, सोन की दोआब, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, जमुई एवं बांका के बीच है। चलिए अब हम इस पे आधारित एमसीक्यू करेंगे। अगली बार से हम एमसीक्यू का आंसर, ये सवाल सीधे तौर पे बीपीएससी और बिहार राज्य में पूछे जाते हैं और ये आप अपना आंसर ढूंढें। हालांकि आंसर इसमें टिक लगा हुआ है, लेकिन अगले बार से जब हम ये बनाएंगे क्लास के लिए नोट्स, तो इसे हम आंसर अगले स्लाइड में देने की प्रयास करेंगे। तो आप बताएंगे कि बिहार की तराई मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है। तराई मिट्टी से मतलब है जो ये लगा हुआ है कहाँ, नेपाल से। तो ये 40 से 50 किलोमीटर कहाँ पाया जाता है, 50 किलोमीटर चौड़ा किशनगंज में। बिहार की किस मिट्टी को शैवाली मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो कैवाल मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी को हम गंगा के दक्षिणी मैदान में जो बड़े पैमाने पे पाया जाता है उसे पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है या मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मक्के की खेती किस मिट्टी में होगी, बालसुंदरी मिट्टी में, मतलब बलुआई मिट्टी में। तो यहाँ मुख्य रूप से बलसुंदरी मिट्टी पाई जाएगी। टाल क्षेत्र मिट्टी का सर्वाधिक चौड़ा विस्तार किन 2 स्थानों पे है। तो ये पटना से मुंगेर के बीच में है। ये 20 से 40 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। मक्के वाला सवाल ये बहुत बार रिपीट होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है और सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। यह नवीन जलोढ़, जिसे हम खादर मिट्टी भी कहते हैं, ये गंगा के उत्तर मतलब उत्तरी गंगा की मैदान की मिट्टी है। दक्षिण पश्चिम बिहार में पाई जाने वाली लाल बलुई मिट्टी का रंग लाल होता है, किसमें, लौह की प्रचुरता के कारण यहाँ पे लाल होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर का यह और लाल रंग हमेशा लौह की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिहार में टाल क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल उपजाई जाती है। तो टाल क्षेत्र जो कि बक्सर से लेकर के मुंगेर तक है, गंगा के दक्षिण में सटा हुआ, जहां बारिश के समय पानी लग जाता है एवं बारिश
जब छूट जाता है तो वहाँ पे पानी सूख जाता है। अधिक उपजाऊ भी है, जहाँ पे अधिक दलहन एवं तिलहन की खेती होती है। पश्चिम चंपारण में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली कंकर पत्थर की मिट्टी को क्या कहते हैं? अवशिष्ट या भावर मिट्टी। टाल क्षेत्र में टाल क्षेत्र को आप दाल से याद रख सकते हैं, टाल दाल। पश्चिम चंपारण में पहाड़ है इसलिए वहाँ कंकर वाली मिट्टी की अवशेष मिलती है। अब लास्ट स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे कि दक्षिण बिहार के पठारी इलाकों में पाई जाने वाली बलथर मिट्टी का संबंध किससे है? तो बलथर में बालू एवं पत्थर, ये हम आपको पढ़ाए थे। और बिहार कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन? उत्तरी गंगा की मिट्टी, दक्षिणी गंगा की मिट्टी एवं दक्षिण की पठारी मिट्टी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपने इस 10 सवालों में से 8 का भी सही जवाब दिया है तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। जिन सवालों में गलती हुई है उसके लिए वापस जाकर उस विशिष्ट स्लाइड को पढ़ें या उस विशिष्ट टॉपिक को पढ़ें। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस पीडीएफ को आप बार बार रिवीजन करते रहें, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसी प्रकार के सीरीज चल रहा है कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सफ़र सिविल सर्विस या सफ़र एजुकेशन से जुड़ करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सारी ज़रूरी जानकारी के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।